हेलो आइडिया। क्या हाल चाल है आप लोगों के? कल का वीडियो देखा आप लोगों ने पूरा? कल मैंने आपको कुछ जो बेसिक बातें बताई थी भूकंपीय तरंगों के बारे में, सीस्मिक वेव्स के बारे में। जो पी वेव्स, पी तरंगे, एस वेव्स, एस तरंगे, एल वेव्स, यानी जो लॉन्ग वेव्स हैं, लंबी लहरें या धरातली लहरें, उन सब के बारे में कल हमने थोड़ा डिटेल में पढ़ा था। आपको कल मैंने एक टॉपिक ड्यू छुड़वाया था कि हम लोग जो आज के लेक्चर में पढ़ेंगे वो सुनामी लहरें होंगी या सुनामी तरंगे। आपको कल मैंने एक इंडिकेट किया था ये कि जो सुनामी लहरें हैं उनका रिलेशन है भूकंप से, उनका जो संबंध है वो भूकंप से है। लेकिन ये एक्चुअली भूकंप की तरंगे नहीं होती हैं, ये सीस्मिक वेव्स नहीं है। ये समुद्र में जो लहरें उठती हैं और जिसका कारण अर्थ के मूवमेंट्स हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि प्लेट्स हैं, प्लेट्स टकराते हैं, तो प्लेट्स जब आपस में टकराते हैं तो उससे ज़मीनी हलचलें होती हैं, भूकंप आते हैं, अर्थक्वेक्स आते हैं। और कभी जब प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाते हैं, जब कभी प्लेट्स अपार्ट मूव करते हैं तो उससे भी भूकंप आते हैं, अर्थक्वेक्स फील होते हैं हमको। एक बात और है कि कभी कभी दो प्लेट्स एक दूसरे के अगल बगल से खिसकते हैं, अपने लेटरल साइड से वो मूव करते हैं, तो इसकी वजह से भी मूवमेंट्स होते हैं और भूकंप आते हैं या अर्थक्वेक्स जनरेट होते हैं। अर्थक्वेक्स का जो जनरेशन है, यानी जो भूकंप की उत्पत्ति है, जब भूकंप पैदा होता है तो उसकी वजह से अगर समुद्र के पानी में हलचल हो जाए, यानी अगर समुद्र की पानी में अगर ऊंची लहरें उठने लग जाएं, तो फिर वो जापान में, जापान जो एशिया का, पूर्वी एशिया का देश है, वहाँ इसको हम लोग सुनामी के नाम से इसे जानते हैं। आप लोगों को याद होगा कि सुनामी लहरें अपने भयानक विनाशकारी रूप के लिए जानी जाती हैं। दे आर वेरी डिजास्ट्रस एंड एवरी ईयर, हर साल कहीं ना कहीं किसी न किसी दुनिया के हिस्से में ये अपना जो हंगामा है या अपना जो विनाशकारी रूप है वो दिखाती है। ज़्यादातर सुनामी तरंगे या सुनामी जो वेव्स हैं उनका जो फ्रीक्वेंसी देखी जाती है, उनकी जो आवृत्ति देखी जाती है, यानी बार बार जहाँ पे वो ज़्यादा आती हैं, वो असल में प्रशांत महासागर का जो पैसिफिक ओशन है उसका वेस्टर्न पार्ट है, यानी जो प्रशांत महासागर का पश्चिमी भाग है। आप लोग अच्छी तरह से, मेरी क्लासेस में मैं आपको एटलस से हमेशा पढ़ाता हूँ, तो आप लोगों को एटलस तो अभी खुद ही देखना पड़ेगा। एटलस में हम लोग ये पढ़ते हैं कि जो जापान है या जापान की लोकेशन को देखते हैं तो एशिया के ईस्ट में आता है, एशिया के पूरब में आता है। और एशिया के पूरब में है तो फिर आपको ये भी याद है कि एशिया के पूर्वी हिस्से में प्रशांत महासागर का, यानी जो एशिया का ईस्टवर्ड साइड है उसमें पैसिफिक ओशन का वेस्टर्न पार्ट आता है, यानी प्रशांत महासागर का पश्चिमी हिस्सा जापान की तरफ है। और वहां पर दो बड़ी प्लेटें टकरा रही हैं। एक जो प्लेट है वो तो खुद जिसे हम सबसे बड़ी प्लेट के नाम से जानते हैं दुनिया की, जिसे हम यूरेशियन प्लेट कहते हैं, यूरोप और एशिया से मिलकर बना है नाम यूरेशियन। तो यूरेशियन प्लेट का कंट्री जापान है और जापान के बिल्कुल करीब प्रशांत महासागर की प्लेट है। आप लोग ये भी जानते हैं, हम सब जानते हैं कि प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है, यानी पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट या बिगेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, पैसिफिक ओशन। तो मैं आपको सुनामी वेव्स के कुछ पॉइंट्स बताऊंगा यहाँ पे, कभी हमको प्री एग्जाम में या कभी मेंस एग्जाम में आ जाता है तो वहाँ काम आता है बहुत ही। अगर आप इसको सुनामी वेव्स को थोड़ा समुद्र से अगर रिलेट करके चलते हैं, जापान वालों ने तो इसका नाम बिल्कुल अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक रखा है। अगर आप देखें तो समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें, जैसे अभी आपके यहाँ जो भारत में ही कुछ साइक्लोन्स देखे गए, चक्रवात देखे गए, जिनमें अभी रिसेंटली, अभी 2-4 दिन पहले अभी निसर्ग आया, महाराष्ट्र से टकराया। तो निसर्ग जैसे जो तूफान है जिनको हम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं। चक्रवात आप जानते हैं ना इनकी
अंदर सेंटर में लो प्रेशर जोन होता है, यानी अंदर केंद्र में एक निम्न वायुदाब क्षेत्र होता है। उसकी वजह से हवाएं बहुत प्रचंड गति से चलती हैं। तो आपने ये नोट किया है कि अभी जैसे महाराष्ट्र में और इसके पहले अभी जस्ट वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में जो साइक्लोन आया, उसकी वजह से समुद्र की कितनी ऊंची ऊंची लहरें उठी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इतनी बड़ी बड़ी लहरें, इतनी बड़ी बड़ी वेव्स, ओशनिक वेव्स जब तटों से टकराएंगी तो क्या हाल करेगी उनका, यानी उनका क्या वो विनाश करती हैं, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर पाते हैं कभी कभी। तो जापान में, आपने जापान के बारे में या जापान के बारे में सुना होगा कि बहुत छोटा सा देश है, और जापान जो है वो चारों तरफ से प्रशांत महासागर से घिरा हुआ एक आइलैंड कंट्री है, एक द्वीपीय देश है। और आसपास उसकी जो पूरी इकोनॉमी है, उसकी जो पूरी जो अर्थव्यवस्था है वो व्यापार से जुड़ी हुई है। तो जापान में जो बंदरगाह हैं, जो वहाँ पर पोर्ट्स हैं, हार्बर्स कह सकते हैं आप, उनको ये बहुत नुकसान पहुँचाती हैं। तो वहाँ के लोगों का रखा हुआ नाम है, इसलिए जापान के पास का इलाका जापान है, वियतनाम है, इसके अलावा इंडोनेशिया के आसपास का इलाका है। वहाँ पर जो प्रशांत प्लेट और यूरेशियन प्लेट्स आपस में टकरा रहे हैं, उनका नतीजा भूकंप होता है। और क्योंकि वहाँ पर ये प्लेट्स का अक्सर टकराव देखा ही जाता है, इसलिए वहाँ पर भूकंप आते रहते हैं। और भूकंपों से अगर समुद्र की लहरें जुड़ जाएं तो फिर समुद्र की लहरें और खतरनाक हो जाएंगी। ये जो वर्ड है इस पर आप एक बार गौर करें, ये जापान की जो भाषा का शब्द है, इसमें जो वर्ड है सू, इसमें टी साइलेंट है, टी बोला नहीं जाता है, तो इसको हम लोग ऐसे सू। तो जो सू है, जो जापानीज टर्म है, जापान का वर्ड है, इसका मतलब वहां पे होता है बंदरगाह। अब आप लोग बंदरगाह तो जानते ही हैं, बंदरगाह या जिनको हम पत्तन भी कहते हैं, इंग्लिश में जिनको हम हार्बर्स कहते हैं। तो वो जो हार्बर्स है जिनसे व्यापार होता है, जिनसे हम लोग ट्रेड करते हैं, उन बंदरगाहों को ये काफ़ी नुकसान पहुंचाती है, उनको काफ़ी डैमेज करती हैं, जन धन की काफ़ी हानि होती है। दे ब्रिंग ए हैवी लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे ये जो बंदरगाह है, उसको नुकसान पहुंचाने वाली, उसको डैमेज करने वाली जो लहर है वो नामी, यानी सुनामी। तो यहां पर जो नामी है वर्ड, उस नामी का मतलब हो गया लहर। अगर आप लोग इसको ऐसे बोले तो ये हो गया वेव इंग्लिश में। अब अगर हम लोग इसको थोड़ा सा डिफाइन करें अपनी लैंग्वेज के अंदर, तो वो कुछ ऐसा हो जाएगा कि सुनामी वो समुद्र की लहरें हैं जो बहुत विनाशकारी हैं और जो बंदरगाहों को काफी नुकसान पहुंचाती हैं। In English we can write it like this: the tsunami waves are very disastrous sea waves which bring a very heavy damage to the ports or the harbors. तो इस तरह से वहां के लोगों का रखा हुआ नाम है। तो हम इसको अगर भूकंप से जोड़े तो हमें एक सीधा नाता इसमें नजर आएगा उनका आपस में। फिलहाल मैं यहां पे एक टर्म और लिखता हूं। अगर आप इसको ये कहना चाहें कि ये एक्चुअली एक उच्च ऊर्जा वाली लहर है, in English medium we can call it high energy waves. अब ये जो कारण है इसके बनने का, उसमें हम आएंगे, लेकिन जैसे बहुत साफ है कि भूकंप की वजह से जो हलचल होती है समुद्र के पानी में, उसको हम लोग सुनामी कहते हैं।
अभी मैं आपको इनके कुछ एग्जाम्पल्स भी दूंगा। आपको कुछ हिंदुस्तान में भी सुनामी वेव्स के एग्जाम्पल मिले हैं सुनने को, जो हम लोग इसमें भी डिस्कस करेंगे। तो पहली बात तो ये कि ये हाई एनर्जी वेव्स हैं, ओशनिक वेव्स हैं, उच्च ऊर्जा वाली समुद्री लहरें हैं। और जापान में इनका जो टर्म कॉइन किया गया, जो नाम रखा गया है, वो इसीलिए रखा गया है कि जो समुद्र की लहरें बंदरगाहों को नुकसान पहुंचाती है, द ओशनिक वेव्स विच आर वेरी डिजास्ट्रस एंड ब्रिंग हैवी डैमेज टू द पोर्ट्स। ये तो एक बात हुई। अभी मैं इसके आगे बढ़ता हूं। आप लोगों ने एक टर्म कल पढ़ा था, एपिसेंटर, जिसको हमने हिंदी में अधिकेंद्र पढ़ा था। और मैंने आपको ये कहा था कि जो अधिकेंद्र है, जो एपिसेंटर है, ये अधिकेंद्र या ये एपिसेंटर पृथ्वी की सतह पर होता है, यानी ये अर्थ के सरफेस पे होता है। मैंने आपको बताया था कि जहां से भूकंप पैदा होता है, जहां से अर्थक्वेक ओरिजिनेट करते हैं, वो तो पॉइंट कहीं नीचे होता है, सतह के, सरफेस के, इट इज बीनीथ सरफेस। और वहां से वो भूकंप की जो तरंगें वो चारों दिशाओं में जिसको हम कहते हैं मूव करती हैं, प्रोपोगेट करती हैं। तो आपको मैंने पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे कल समझाई थी। अधिकेंद्र जब कहीं पर भी भूकंप आता है दुनिया में, तो जब आप टीवी न्यूज़ देखते हो या जब आप लोग समाचार में देखते हो, अखबार में देखते हो, तो उसमें आप अक्सर एक जो न्यूज़ पर्सन है आपको एक जानकारी देता है कि ये फलाना भूकंप उस दिन आया और इसका केंद्र वहाँ था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहाँ भूकंप का केंद्र वो बताते हैं वो ज़मीन की कोई जगह होती है, कोई शहर होता है। ये अधिकेंद्र अमूमन जब हम लोग भूकंप पड़ते हैं तो ये ज़मीन पर ही होता है, लेकिन पृथ्वी का सबसे बड़ा हिस्सा, सबसे बड़ा पार्ट तो पानी के अंदर डूबा हुआ है, जिसको आप कहते हैं कि पृथ्वी पर पानी की मात्रा ही ज़्यादा है। अगर ये अधिकेंद्र, अगर ये एपिसेंटर अगर ज़मीनी सतह पर न हो, इट इज़ नॉट ऑन दिस ओपन ग्राउंड सरफेस, ये कहीं समुद्र के अंदर हो, बीनीथ ओशन, समुद्र के नीचे हम जब जाएंगे नीचे बिल्कुल, तो वहां पर भी ज़मीन आएगी। ऐसी जो ज़मीन है जो समुद्र के नीचे होती है, जहां पर बिल्कुल हम लोग काफ़ी प्लेन एरिया पा सकते हैं, उसको हम सागरीय नितल बोलते हैं। इंग्लिश में ये ओशनिक फ्लोर कहलाता है। सो व्हाट इज ओशनिक फ्लोर? ओशनिक फ्लोर इज द लैंड बीनीथ द ओशन। ओशंस या समुद्र करीब करीब 4 से 5 किलोमीटर औसतन गहरे मिलते हैं, यानी द ओशंस आर 4 to 5 किलोमीटर्स डीप ऑन एन एवरेज। ये जो सागरीय नितल है, यानी समुद्र के अंदर की जो जमीन है, आप सोचिए अगर ये अधिकेंद्र, अगर ये एपिसेंटर सागर के नितल पर हो, नीचे समुद्र के अंदर की जमीन पर हो, तो क्या ये पूरे के पूरे समुद्र में हलचल पैदा नहीं करेगी? क्या इससे पूरे समुद्र के अंदर जबरदस्त वाइब्रेशन नहीं होगा? और उसका रिजल्ट होता है कि समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें पैदा होती है। मैं आपको इसको अगर डिफाइन करूं कि सुनामी का जो संबंध है,
उसको आप ऐसे बोल सकते हैं कि जब अधिकेंद्र सागरीय नितल पर हो, when the epicenter is at the oceanic floor, अगर ऐसा होगा तो पूरे समुद्र के अंदर जबरदस्त हलचलें पैदा होंगी, लहरें पैदा होंगी। तो हम एक काल्पनिक डायग्राम से थोड़ा एक जिसको हम कहते हैं ना हाइपोथेटिकल, उस डायग्राम से इसको समझते हैं आगे। हम लोग ये इमेजिन करते हैं कि हम एक पानी का बर्तन लें, एक वाटर को जिसमें हमने भरा हुआ हो कंटेनर, और उसके अंदर जो हमने पानी भरा हुआ है उस पानी को हम इमेजिन कर रहे हैं, जस्ट हम लोग एक कल्पना कर रहे हैं कि ये महासागर है, बर्तन में महासागर। ओशन। इसको ये जो नीचे की लाइन है, ये जो मैंने नीचे की लाइन बनाई है, इसको आप मान लें ये समुद्र के नीचे की जमीन है। इट इज द ओशनिक फ्लो विच वी वर टॉकिंग अबाउट जस्ट नाउ, अभी बात कर रहे थे उसकी। अगर मैं एक हथौड़ा, एक हैमर लूं और उस हथौड़े से मैं यहां पे इसको हिट करूं कंटेनर को, इस हथौड़े से मैं इस कंटेनर के नीचे प्रहार करूं। घर में ऐसे प्रयोग ना करें, घर में कोई जोखिम ना लें, पिटाई हो सकती है। ये जो हम लोग यहां पर प्रहार करेंगे, हिट करेंगे हैमर से, हथौड़े से, तो क्या पूरे के पूरे पानी में वाइब्रेशन होगा, जिसको आप कहेंगे पूरे के पूरे पानी में कंपन होगा। तो इस डायग्राम के हिसाब से एपिसेंटर में इसको मान रहा हूं, यहां से तरंगे निकलेंगी, लेकिन ये समुद्र का पानी है, तो इस वजह से समुद्र का जो ऊपर का हिस्सा होता है वहां पर वेव्स जनरेट होती हैं, तरंगे पैदा होती हैं, जो किनारों की तरफ चलती हैं। किधर की तरफ? बाहर की तरफ। ये तरंगे जब बाहर की तरफ मूव करती हैं तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जब समुद्र की लहरें उठ कर के और जब तटों की तरफ चलती है, तट किनारा हो गया, यानी when the oceanic waves, the tsunami waves, they propagate towards the coasts, यानी जब वो तटों की तरफ चलती हैं, तटों में नुकसान पहुंचाएंगी। तो एक काल्पनिक डायग्राम है कि सुनामी वेव्स कुछ ऐसे पैदा होती हैं। ये तो एक बात हुई कि सुनामी को हम कैसे किसी एपिसेंटर से समझें कि समुद्र के अंदर वो केंद्र होता है जहां से भूकंप की वजह से जनरेट होती है। ये जो वाइब्रेशन है, ये जो कंपन है, इसका रिजल्ट है
समुद्र के ऊपर सुनामी तरंगों का पैदा होना। एक बात और, आप लोगों को ये याद होगा कि हम लोग पिछली क्लासेस में जब भूकंप पढ़ रहे थे, भूकंप की तरंगे पढ़ रहे थे, तो हमने ये पढ़ा था कि भूकंप का जो पैमाना होता है, जो स्केल होता है, उसकी इंटेंसिटी को नापने का, उसकी तीव्रता को नापने का, उसमें एक बहुत पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट या यंत्र है सिस्मोग्राफ। और एक बहुत फेमस जो पैमाना है, स्केल है, जिसके ऊपर हम इंटेंसिटी उसके मेजर करते हैं यानी उसकी तीव्रता नापते हैं, वो रिक्टर स्केल है। इस रिक्टर स्केल पे आप लोगों ने ये पढ़ा कि इसमें 0 से लेके 10 तक यूनिट्स होती है, इकाइयां। ये जो 0 से लेके 10 तक जो हम यूनिट्स की, इकाइयों की बात करते हैं, उसमें ज्यादातर जो हाईएस्ट भूकंप आ सकता है वो 9 तक का ही आ सकता है। 9 की इंटेंसिटी का भूकंप सबसे हाईएस्ट है। 10 तो बहुत बाद की बात है। जब भी कभी रिक्टर स्केल पे 7 जिसकी यूनिट है से अधिक की तीव्रता का भूकंप आ जाए, यानी 7.0 रिक्टर स्केल पे इससे अधिक की तीव्रता का भूकंप हो, तो इससे सुनामी आ सकती है। अगर मैं इसको इंग्लिश में बोलूं, when the intensity of earthquake is more than 7.0 on the Richter scale। अब ये इंटेंसिटी बहुत तेज है। आप लोगों को ये उस टॉपिक पे दोबारा रिवाइज करना, उसको मिल जाएगा, उसमें मैंने आपको लिखा रखा है। मैंने आपको रिक्टर स्केल भी लिखाया था, मैंने आपको एक मर्कैली स्केल भी लिखाया था, और मैंने आपको एक फॉरेल स्केल भी लिखाया था। कई प्रकार के पैमाने हैं, कई प्रकार के स्केल्स हैं जिससे हम भूकंप की तीव्रता को नापते हैं, उसकी जो इंटेंसिटी है उसको मेजर करते हैं। लेकिन उसमें द मोस्ट पॉपुलर वन इज दिस रिक्टर स्केल, यानी सबसे ज्यादा जो लोकप्रिय पैमाना माना जाता है वो रिक्टर स्केल है। अब हम लोग इन तरंगों की कुछ फीचर्स पे आते हैं, इन तरंगों की कुछ खासियत पे आते हैं। मगर आप लोगों ने एक चीज पे गौर किया होगा, पक्का अभी सुना तो आपने देखा है इसको, कि सुनामी तरंगे भूकंप की तरंगे नहीं है। द सुनामी वेव्स आर नॉट एग्जैक्टली द सीस्मिक वेव्स। इन फैक्ट दे आर द रिजल्ट ऑफ द अर्थक्वेक्स। ये वास्तव में भूकंप का नतीजा है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हम लोग भूकंप भूकंप बोलते रहेंगे, बस उसी से इसको जोड़ते रहेंगे। भूकंप खुद प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से आता है। प्लेट जब आपस में टकराते हैं उसकी वजह से आता है। तो प्लेटों के टकराव से, प्लेट टेक्टोनिक्स से, प्लेट्स के कॉलिजन से अर्थक्वेक्स जुड़े हुए, भूकंप जुड़े हुए, और भूकंपों से समुद्रों में जो सुनामी वेव्स हैं, जो समुद्र की इन विनाशकारी लहरों की बात कर रहे हैं सुनामी, वो उनसे जुड़ी हुई हैं। तो सुनामी लहरें, इसका मतलब भूकंप की लहरें नहीं हुई, लेकिन भूकंप से जुड़ी हुई हो गई।
इनकी अगर विशेषताओं पे आए, सुनामी के जो आपको फीचर्स मिलेंगे, उनकी जो विशेषताएं मिलेंगी, एक तो इनको हम लोग सुनामी तरंगों को किसी ज्वारीय तरंग की तरह देखते हैं। यानी ये जैसे समुद्र में ज्वार आते हैं, they look like tidal waves। तो ये ज्वारीय तरंग जैसी होती है, ज्वार नहीं होता है, टाइड नहीं होता है। So we can say that it looks like a tide wave। जब भी कभी सुनामी आती है, किसी जगह सुनामी लहरें आती हैं, तो उस इलाके में पानी में एक दोलन देखा जाता है, जिसको हम ऑसिलेशन कहते हैं। पानी में दोलन का मतलब हुआ पानी कभी पीछे हटता हुआ नजर आएगा, कभी आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। जैसे पानी में हिलोरें उठती हैं, ऑसिलेशन होता है। जो सुनामी भूकंप से पैदा होती है, यानी भूकंपों से, कई बार वो सीधे प्लेट टेक्टोनिक्स से हम कनेक्ट कर देते हैं, लेकिन जो भूकंप जनित सुनामी भूकंपों से पैदा हुई हैं, यानी द सुनामीज generated from earthquakes, उनकी, अगर मैं इसको तरंग बोल रहा हूं, वेव कह रहा हूं, तो फिर इनका जो तरंग दैर्ध्य होता है, इनकी जो वेवलेंथ होती है, क्या आप बिलीव कर सकते हो कि इनकी तरंग दैर्ध्य, इनकी वेवलेंथ 300 किलोमीटर तक हो सकती है, यानी अप टू 300 किलोमीटर्स। आप जरा इसकी वेव की लेंथ देखिए, क्या जबरदस्त नुकसान पहुंचाती होगी जब ये तटों की तरफ आती है। कैन यू इमेजिन दिस? 300 किलोमीटर्स। कुछ लोग कहते हैं 100 किलोमीटर होती है, कुछ कहते हैं 200 किलोमीटर होती है, लेकिन 300 किलोमीटर तक भी आ जाती है अगर आप इसकी तरंग दैर्ध्य को, इसकी वेवलेंथ को ऑब्जर्व करो तो। एक और बात, गहरे समुद्रों में डीप सी में, गहरे समुद्र में डीप सी में इनकी जो ऊंचाई है, गहरे समुद्रों में डीप सी में इनकी जो ऊंचाई है, इनकी जो हाइट है, वो कम होती है। यानी डीप सी में दे आर लेस हाई। अगर आप देखें कि गहरे समुद्रों में तटों से दूर, फार फ्रॉम द कोस्ट, इनकी जो हाइट एवरेज, औसत के रूप में होती है, ऊंचाई, ऊंचाई की बात कर रहा हूं, वो 1 मीटर होती है। लेकिन जब ये तटों की तरफ आती है, जब ये कोस्ट की तरफ आ जाती है, तो इनकी हाइट 25 मीटर तक हो सकती है। मैं वो भी अभी इस पे आपको बताता हूं। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं कि गहरे समुद्रों में 1 मीटर ऊंची सुनामी का ज्यादा पता नहीं चल पाता, लेकिन तटों पर इनकी हाइट 25 मीटर तक भी हो सकती है। नाउ यू कैन सी दैट इफ they are on an average 1 meter high in the sea, then they are 25 times more higher at the coast। तो इनकी ऊंचाई कितनी जबरदस्त बढ़ जाएगी, उसका कुछ कारण है।
तटों की ओर, इंग्लिश में मैं बोलूं तो टूवर्ड्स द कोस्ट्स, इनकी हाइट बढ़ती जाती है। आप ऐसे ले लीजिए कि जो तट है, सी कोस्ट है, वहां पर समुद्र कम गहरे होते, यानी जो सी की डेप्थ है दैट इज लेस, वो कम होती है। वहां पे इनकी ऊंचाई ज्यादा होगी। दे आर वेरी हाई वेव्स। कितना बताया मैंने आपको? गहरे समुद्र के अंदर 1 मीटर। तो अगर आप तटों की तरफ देखें, जहां पर सागर कम गहरा हो गया, जहां पर सी लेस डीप है, वहां ये 25 मीटर तक ऊंची हो सकती है, यानी दे कुड बी हाई एज 25 मीटर्स। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी ऊंचाई कितनी जबरदस्त हो सकती है। एक इसका साफ कारण है जो मैं आपको एक मोटी आउटलाइन से, डायग्राम से समझाता हूं। मुझे उम्मीद है आपको दोनों चीज समझ में आ गई होगी। अगर आप इसको ऐसे ले लें, कि सागर की गहराई, डेप्थ ऑफ ओशन, और सुनामी की ऊंचाई, इन दोनों में आपको जो संबंध मिलेगा, रिलेशन मिलेगा, वो इनमें विलोम संबंध होता है। इनवर्स रिलेशन। विलोम संबंध या इनवर्स रिलेशन का क्या मतलब हुआ? समुद्र की गहराई ज्यादा होगी तो इनकी ऊंचाई कम होगी, समुद्र कम गहरा होगा तो इनकी ऊंचाई ज्यादा होगी। इन इंग्लिश वी कैन सी दिस फीचर लाइक दिस: if the sea is more deep, then the tsunami will be less high. If the sea is less deep, then the tsunami would be more high. उसका एक सीधा सा कॉज है, कारण है कि जो समुद्र है, सी है, सागर है, महासागर है, तो जो तट होते हैं, ये तट आ गया, ये कोस्ट आ गया, ये स्थल है, ये लैंड है। जब ये सुनामी वेव्स आती हैं तो दूर समुद्र में जहां गहरा होता है, जहां पर डेप्थ काफी होती है, वहां तो इनकी ऊंचाई कितनी मिलेगी आपको? 1 मीटर तक, यानी इन डीप सीज। लेकिन वेनेवर, जब भी ये समुद्र की लहरें तट की तरफ आती हैं तो डेप्थ कम हो जाती है, गहराई कम हो जाती है, पानी उथला हो जाता है, शैलो हो जाता है, तो इनकी ऊंचाई फिर यहां बढ़ती है,
यानी ये पानी फिर ऊपर की तरफ राइज होता है। और सीधा सा कारण है इसका, द सिंपल कॉज बिहाइंड व्हाई द सी वेव्स बिकम सो हाई इज हियर। इसको हम कहते हैं हिंदी में घर्षण, रगड़। इंग्लिश में वी कॉल इट फ्रिक्शन। पानी का जो जमीन से फ्रिक्शन होता है, जो रगड़ होती है, स्पीड तो इनकी काफी तेज होती है, मैं उस फीचर पे आने वाला हूं अभी। ये ऐसे इस फ्रिक्शन, इस घर्षण की वजह से इनकी हाइट काफी ज्यादा होती जाती है। अब आप सोचिए कि जब ये यहां से लेके वहां तक पहुंचती हैं तो इनकी ऊंचाई 25 मीटर तक हो सकती है, जो मैंने यहां 1 मीटर लिखा है। ठीक है, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, आपको इतना समझ में आ गया होगा, मुझे पूरा भरोसा है। तो एक तो सागर की गहराई और सुनामी की ऊंचाई में, यानी डेप्थ ऑफ सी में और हाइट ऑफ सुनामी में इनवर्स रिलेशन होता है। पानी ज्यादा गहरा होगा, पानी ज्यादा गहरा होगा तो ये लेस हाई होगी, कम ऊंची होगी। पानी कम गहरा होगा तो ये ज्यादा ऊंची हो जाएगी। नेक्स्ट चीज, सागर की गहराई डेप्थ ऑफ सी, जिसकी हम बात कर रहे थे, गहराई, और सुनामी की गति, यानी जो स्पीड या वेलोसिटी ऑफ सुनामी है। इनको कैसे देखेंगे? सागर की गहराई और सुनामी की जो गति है, डेप्थ ऑफ सी और स्पीड ऑफ सुनामी में सीधा संबंध है। इनमें जो प्रत्यक्ष संबंध हम लिख सकते हैं, यानी डायरेक्ट रिलेशन। क्या मतलब निकला इस बात का? इस बात का ये मतलब हुआ कि अगर सागर गहरा है, इफ द सी इज डीप, तो वहां पर ये बहुत फास्ट होगी। और अगर सी, समुद्र की गहराई कम होगी तो इनकी स्पीड में थोड़ी गिरावट आ जाती है। यानी ये, अगर हम लोग समुद्र की गहराई को लें तो वहां ज्यादा तेज चलेंगी, जहां समुद्र कम गहरा है वहां कम तेज चलेंगी। मगर इसको हल्के में ना लें, मैं आपको इसकी गति बताता हूं। सुनामी तरंगों की गति, इनकी जो स्पीड है सुनामी वेव्स की, दे कैन वेरी फ्रॉम 500 to 1000 किलोमीटर पर आवर। यानी इनकी जो गति है 500 से 1000 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। तो आप जरा इनकी गति, इनकी जो स्पीड है उसका अंदाजा लगाइए। 1000 किलोमीटर की रफ्तार भी पकड़ सकती हैं। लेकिन जब मछुआरों की बात करते हैं, जो फिशरमैन हैं, उन फिशरमैन को हम लोग यही कहते हैं कि अगर वो समुद्र में है, अगर दूर है, जहां पानी गहरा है, तो वो वहीं रहें, वहां से इधर नहीं आए तटों की तरफ। क्योंकि अगर वो वहां है तो स्पीड तो तेज होगी, वेव्स की, तरंगों की गति तो तेज होगी, लेकिन उनकी हाइट ज्यादा नहीं होगी, तो उनको ज्यादा डैमेज नहीं होगा। लेकिन अगर वो तटों की तरफ आ गए, अगर वो कोस्ट की तरफ आ गए, तो फिर यहाँ पर उनकी जो तरंगों की जो ऊंचाई है, जो सुनामी वेव्स की हाइट है, वो 25 मीटर्स तक भी जा सकती है। हालांकि स्पीड उनकी थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन आप सोचिए 500 से 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली सुनामी अगर 25 मीटर तक ऊंची हो जाए तो क्या तटों को बिल्कुल तबाह करके रख देगी।
इसलिए सरकार की तरफ से हमेशा सलाह दी जाती है कि गहरे समुद्रों में मछली पकड़ने वाले फिशरमैन, मछुआरे गहरे समुद्रों में ही बने रहें, वो तटों की तरफ आने की कोशिश ना करें। अगर तटों की तरफ आएंगे, अगर सी कोस्ट की तरफ आएंगे तो उल्टा यहां मारे जाएंगे। ठीक है, कुछ बहुत ही जो बुरे उदाहरण हैं इसके, जो हमेशा हमको याद रहेंगे। इंडोनेशिया जो एशिया का ही कंट्री है, उस इंडोनेशिया में एक वॉल्केनो है, एक ज्वालामुखी है, क्राकाटोआ ज्वालामुखी। क्राकाटोआ ज्वालामुखी असल में एक द्वीप से संबंधित, एक आइलैंड से कनेक्टेड है। अब आइलैंड तो समुद्र में ही होते हैं। जब क्राकाटोआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, यानी जब इसमें इरप्शन हुआ, इसमें विस्फोट हुआ, आप जानते हैं कि जब ज्वालामुखी फटते हैं, जब वॉल्केनोज इरप्ट होते हैं, तो उनसे बड़ी मात्रा में लावा, गैसेस, बोल्डर्स, पत्थर के टुकड़े बड़ी ऊंचाई तक जाते हैं। ये बहुत बड़ा विस्फोट था। इंडोनेशिया कम्स इन एशिया। जब ये इरप्शन हुआ, जब ये ज्वालामुखी फटा, इसकी आवाज यूरोप तक सुनाई दी थी। कैन यू बिलीव दिस? एशिया में फटने वाले ज्वालामुखी की साउंड आपको यूरोप में सुनाई दी। ये विस्फोट हुआ था 1883 में, 1883 में। इंडोनेशिया में जावा सुमात्रा आइलैंड से, देर आर जावा एंड सुमात्रा आइलैंड्स इन इंडोनेशिया, उसमें करीब 36,000 लोग मारे गए थे, 36,000 पीपल। बहुत बड़ी तादाद थी मरने वालों की। आपको और कुछ एग्जाम्पल्स जरूर याद होंगे, भारत का भी याद होगा। जापान के समीप, नियर जापान, वही प्रशांत महासागर, इन पैसिफिक, प्लेट्स टकराए, प्लेट्स पे टकराव होता रहता है वहां पे, और उसकी वजह से 11 मार्च 2011 को सुनामी आई। 11th of March 2011 को सुनामी आई। जापान में जबरदस्त तबाही हुई। वो आपको किस्सा अभी भी याद होगा, आज भी आप उसको सर्च करेंगे नेट पे तो आपको मिल जाएगा। बहुत बड़ा हादसा था। ये सुनामी वेव्स अक्सर आती रहती हैं। तो सुनामी वेव्स के एग्जाम्पल्स तो आपको हजारों मिल जाएंगे। सबसे ज़्यादा एक्टिव ये प्रशांत महासागर में होती है, पैसिफिक में ही होती है। तो हम लोगों ने आज जो टॉपिक पढ़ा है वो सुनामी वेव्स का था। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। और जो मैं अब अगली क्लास में आपको पढ़ाऊंगा, भूकंप से रिलेटेड एक टॉपिक और हमारा बाकी है, और वो है छाया क्षेत्र क्या होते हैं, जिनको हम इंग्लिश में शेडो जोन कहते हैं। तो छाया क्षेत्र या शेडो जोन भूकंप के द्वारा जो क्षेत्र बच जाते हैं, जो तबाही से बच जाते हैं, या जो भूकंप से अप्रभावित रह जाते हैं, उनसे रिलेटेड कंसेप्ट है ये। तो ये मेरे नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, राइट? सो आप लोग जो भी वीडियो में देखते हो उसको नोट डाउन ज़रूर करो, ठीक है? सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे।
This lecture is over now. Good day. Take care. Bye.